के क्वेश्चन नंबर 1 तक आपसे हमने डिस्कस की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 3.2 का। और इसके पहले मैं आपको वापस पिछले वीडियोस का कुछ कंटेंट्स याद दिलाना चाहूँगा। पिछली बार हमने कहा था कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल वाली होती है, अगर उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ पर जब हम प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और वो सरल रेखाओं की 3 कंडीशंस बन सकती है। या तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या फिर वो हो सकता है दोनों समांतर हो, पैरेलल टू ईच अदर, या फिर दोनों सरल रेखाएं समपाती हो, यानी दोनों सरल रेखाएं जो रहेगी वो कि जो पॉइंट्स होंगे वो सभी कॉमन होंगे, यानी कोइंसिडेंट होंगे वो। ठीक है, अब ये 3 पोजीशंस बन सकती है। तो आज का क्वेश्चन आपका यही है। फिर मैंने आपको कहा था कि जब ये रिलेशन आता है, मीन्स इफ़ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, यदि 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस समय उनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब उस समय दोनों सरल रेखाओं का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होता था। और जब दोनों रेखाएं समांतर होती थी, मीन्स पैरेलल होती थी, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, उनका कोई हल नहीं होता था। और जब वो कोइंसिडेंट होती थी मतलब संपाती होती थी, उस समय भी अनेक हल यानी कि अनंततः अनेक हल या अपरिमित हल या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। ठीक है, इसके आगे आज के क्वेश्चन में हमको यही पूछा है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू निकाल करके ये बताइए कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी की बुक में। तो बड़े इजी क्वेश्चन है और केवल कंडीशन को ही हम अप्लाई करके बता सकेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको लिखा है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पता है कि जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आ जाते हैं तब उस समय आपकी 3 कंडीशंस आपको याद होना चाहिए। जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू आता है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों रेशो अगर इक्वल नहीं होते हैं देन दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ये रिलेशन आएगा। यानी ये आपका प्रतिच्छेदी वाला रिलेशन, ये प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको लिखना है कि ये दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। सेकेंड है आपका, अगर a1/a2 इक्वल्स टू होता है b1/b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आता है, तब आपको दोनों सरल रेखाएं समांतर प्राप्त होगी, यानी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, और देयर इज़ नो सॉल्यूशन, उनका कोई हल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन में यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आता है और इक्वल्स टू में आता है c1/c2, तीनों रेशो अगर इक्वल आ जाते हैं तो उस पोजीशन में हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं जो रहेगी वो समपाती होगी, यानी ये तीनों कंडीशंस से ही आपके क्वेश्चंस होना है। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले आपको a1 b1 c1 का कंपेरिजन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 होना चाहिए, या फिर ax + by = c भी चल सकता है, बट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए a1x + b1y + c1 = 0। इस प्रकार से दूसरी भी इसी फॉर्म में होना चाहिए a2x + b2y + c2 = 0। या अगर किसी इक्वेशन में हम इस पैटर्न में देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ax + by आ रहा है = c, तो भी आप लिख सकते हैं कि दोनों में c, फिर आपकी दोनों इक्वेशन जो रहती है उसमें c आपका RHS में ही होना चाहिए, ये ज़रूरी है, या LHS में होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस की कंपेरिजन करते, तो देखिए आप कंपेरिजन करने पर ये a1 b1 c1 विद साइन आपको चिन्ह जरूर लेना है। तो देखिए a1 का वैल्यू है अपने पास 5
B1 का वैल्यू है -4, C1 का वैल्यू है 8। इसी प्रकार से A2 का वैल्यू है 7, B2 का वैल्यू 6 और C2 का वैल्यू है -9। ठीक है, सबसे पहले आपने A1, B1, C1 और A2, B2, C2 के वैल्यू अरेंज किए। उसके बाद इनका रेशो देखना आपको, तो रेशो देखते हैं हम। सबसे पहले A1/A2 देखते हैं 5/7। इस प्रकार से B1/B2 देखते हैं, ये आ रहा -4/6। कैंसिल हो जाता है तो कट कर देना चाहिए, जैसे यार आपका -2/3। अब एक और बात, जब A1/A2 और B1/B2 के वैल्यू हमने फाइंड करने के बाद ये देखा कि दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में आपको सेकेंड और थर्ड पोजीशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि देयरफॉर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है? देयरफॉर बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, अर्थात लिखेंगे हम कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और यदि आपको आगे पूछा जाए कि बताओ इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो जब भी बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर देन देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन, तब उनका कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कंडीशन से ही ये बता सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से एक और बताता हूँ, उसके बाद एक आप होमवर्क में करेंगे। पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें लिखा है आपका 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। कंपेरिजन निश्चित रूप से आप कर सकते हो A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो A1 का वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 है, B1 का वैल्यू 3 है और C1 का वैल्यू है 12। इसी प्रकार से A2 का वैल्यू है 18, B2 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है 24। बहुत सारे बच्चे साइन को ध्यान नहीं देते हैं, बहुत बार अगर यहाँ माइनस हो तो विशेष रूप से आप माइनस का ध्यान रखें। साथ में कभी कभी ये भी स्थिति आ सकती है कि x के साथ कोई नंबर नहीं हो, तो यहाँ पर आपको √1 लेना है। ठीक है ना, यहाँ अगर 3 के साथ ये ना y के साथ कोई नंबर नहीं होता, देन द कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1, उस समय B1 का वैल्यू भी आपका 1 होता। अब फिर से हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है। देखिए आप A1/A2 देखते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू 9/18, इसको कैंसिल करेंगे 1/2 आया इसका सॉल्यूशन। B1/B2 इक्वल्स टू देखते हैं 3/6, ये भी आपका 1/2 आया। मैंने आपको कहा था कि जब कभी ये दोनों नॉट इक्वल्स टू आते हैं, जब बराबर नहीं होते हैं, तो आपको फिर सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी हम देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल आ रहा है, यानी आपको थर्ड केस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए आपको C1/C2 का रेशो देखना पड़ेगा। तो C1/C2 इक्वल्स टू आ गया आपका 12/24, यानी इसका रेशो भी 1/2 आया। क्या देखा हमने? A1/A2 का वैल्यू 1/2, B1/B2 का वैल्यू भी 1/2 और C1/C2 का वैल्यू भी 1/2, यानी कि तीनों पार्ट आपके इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और जब ये कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब आप लिखेंगे कि जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी है? समपाती है। देयरफॉर बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी इनका जो सॉल्यूशन होगा वो मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अपरिमित या अनंततः अनेक हल होंगे।
ठीक है, आपको यही बताना था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो ये मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बताया। निश्चित रूप से इसका जब आप थर्ड पार्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, आपको इसके साथ ही मैंने इसीलिए लिखा है कि आप कर सकेंगे। इसमें लिखा है कि संगत बताइए या असंगत। क्वेश्चन सेम है, आपको यही 3 कंडीशंस देखना है। और संगत यानी कि होता है कॉन्सिस्टेंट, और असंगत यानी होता है इनकॉन्सिस्टेंट। संगत और असंगत, तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 कंडीशंस आपको इसी की स्टार्टिंग ऐसी करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 की भी। मान लिया जाए आपने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालने के बाद ये देखा कि फर्स्ट कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो भी यूनिक सॉल्यूशन होता है वो सब संगत हल कहलाते हैं, यानी इसको आपको लिखना है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसका संपात यानी थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है तब भी आपको यही लिखना है कि ये भी आपका कैसा हल होगा, संगत हल होगा, यानी इसका भी कॉन्सिस्टेंट। बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन, उस समय आपको असंगत हल लिखना है। ये असंगत हल की परिभाषा है, यानी आपको इनकॉन्सिस्टेंट की बात करना है, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, यानी 3 कंडीशन है। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको केवल बताना है कि विच ऑफ देम आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। बताए कि इसमें से कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। तो संगत और असंगत निकालने के लिए भी आपको वही 3 कंडीशन अप्लाई करना है। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं इसका। इसमें लिखा है आपको 3x + 2y = 5। इसी प्रकार से 2x - 3y = 7। देखिए, सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि A1, B1 और C1 का कंपेरिजन करते समय ये ज़रूरी नहीं है कि ये C1 पार्ट इधर ही होना चाहिए, बट ये ज़रूरी है कि दोनों के C1 और C2 पार्ट आपके RHS में अगर हैं तो चलेगा। बट एक LHS में और एक RHS में होगा तो उनके साइन का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम आप स्टैंडर्ड फॉर्म को जरूर देख लें। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू है हमारे पास। तो A1/A2 फाइंड कर लेते हैं, 3/2। B1/B2 देखते हैं, 2/-3। यहाँ आकर के देखिए कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है क्या, नहीं है। और अगर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और इसलिए बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और जब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइन्स या बोथ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, यानी उनका जो दोनों का हल है वो कैसा होगा, संगत, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज कॉन्सिस्टेंट, अर्थात जो उनका हल होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। अब मान लीजिए आप इस पैटर्न का ये क्वेश्चन तो कर लेंगे। देखिए वर्बली कर देते इसको। 2/4 आएगा, A1/A2 यानी 1/2 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 आएगा। और ये वाला पार्ट आपका इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मतलब ये सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, और जब सेकेंड कंडीशन अप्लाई होती है इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, उसका कोई हल नहीं होता है। और ऐसी पोजीशन में जब नो सॉल्यूशन आता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसको जब आप करके देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। अब थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, फोर्थ भी कर लेंगे और फिफ्थ भी। तो इसमें हम देखते हैं कि अपान वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है 3/2x + 5/3y = 7। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते। देखिए आप एलसीएम ले लें 3 और 2 का, ये हुआ 6। ठीक है, 2 का डिवाइड आप 6 में करेंगे 3 टाइम्स होगा, 3 बार भाग जाएगा, 2 × 6, 3 जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, 9x हो गया। फिर 3 का 6 में डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10y = आ गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका 9x + 10y = 42। अब ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी थी। इसीलिए मैंने विशेष रूप से आपको एक क्वेश्चन बताया कि अपान में हो तो आपको बेटर है कि एलसीएम से ही करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पोजीशन आपकी एंड दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 9x - 10y = 14। इक्वेशन 1 में जो कोफिशिएंट्स रहते हैं उनको हम A1, B1, C1 बोलेंगे। इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम
A2 B2 और C2 लेंगे, मीन्स A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू आप देख रहे हैं, A1 A2 मीन्स 9/9, यानी इसका आंसर आया 1। चलो उसके बाद में हम देखते हैं B1/B2, तो B1/B2 यहाँ 10 है और जल्दी जल्दी में आप -10 को 10 लिखेंगे तो ये दोनों इक्वल दिखने लगेंगे, इसलिए सबसे पहले साइन का डिसीजन जरूर ले लें। ये आया आपका -1। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? नहीं। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होती तो आपको थर्ड पार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, मीन्स C1/C2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी कंडीशन आई A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब फर्स्ट केस आता है यानी कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और जब प्रतिच्छेद करेगी मतलब इनका जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत, यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो निश्चित रूप से इसमें भी आप कर लेंगे। देखिए ये भी अगर देखें तो मौखिक दिख रहा है, 5 से 10 कैंसिल होगा, -1/2 आएगा, ये भी आपका -1/2 आएगा, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, और ये भी -1/2 आएगा, मतलब तीनों पार्ट इक्वल हो गए। और जब तीनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो ये आपका कौन सा पार्ट होता है? थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट भी अगर आता है तो वो भी आपका कंसिस्टेंट यानी कि असंगत का ही कहलाता है। ठीक है, संगत असंगत कब बोलना? जब देयर इज़ नो सॉल्यूशन, जब उनका कोई हल नहीं हो। और इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपान में 1 कर दें, इनका एलसीएम ले लें, उसके बाद जब इस पार्ट ऐसे उसमें आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड करके और कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।